विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम साइंस क्लास 9th की किताब NCERT से चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं फिज़िक्स के सेगमेंट में। हम आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के 2 लॉज करा चुके हैं, द फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन एंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए थोड़ा याद करते हैं, तीसरा लॉ भी इसी पे बेस्ड होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता था अतुल? फर्स्ट लॉ ये कहता था अतुल कि जो नेट फोर्स है जब तक वो ज़ीरो है तब तक के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है उस स्टेट को मेंटेन करता है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। रेस्ट और मूवमेंट दोनों को ही स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। तो वो अपनी स्टेट मेंटेन करता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है, और किसी भी तरह के चेंज को वो डिफाई करता है। यही उसका इनर्शिया भी था, है ना? तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सीखा। लेकिन नेट फोर्स कंसेप्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। इस नेट फोर्स को हमने बैलेंस्ड फोर्स कहा। इसको हमने बैलेंस्ड फोर्स कहा। एक तरफ से फोर्स लग रही है और फिर दूसरी तरफ से भी फोर्स लग रही है, दोनों बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं, तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। मोशन में था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। फिर हम सेकेंड लॉ की तरफ आए। फिर हमने ये कहा कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कंसेप्ट नहीं, बैलेंस्ड फोर्स कंसेप्ट नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट फिर एक्सेलरेट करता है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा नेक्स्ट वाले लॉ में। फिर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में समझा कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्चुअली में क्या है, अगर नेट फोर्स कुछ है तो वो क्या है। तो हमने ये समझा कि वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हमने इसी कंसेप्ट के तहत यह भी सीखा कि जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, एक तरह से वो ऑब्जेक्ट अब मोशन में है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट है, तो हमने उसको मोमेंटम कहा, जो कि एक तरह से प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। और हमने यही कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, हमने फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि आप जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं वो एक्चुअली में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आई बात समझ में? तो दैट अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वो एक तरह से आपने यहाँ से अनबैलेंस्ड फोर्स के तहत जब आपने ये चीज़ देखी तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा से बता देते हैं, ओके, टाइम के तहत। ये सेकेंड लॉ हमने समझ लिया, क्लियर? तो हमने देखा कि जब फोर्स कुछ नेट फोर्स होगी तो फिर एक्सेलरेट करेगा वो ऑब्जेक्ट, और फिर हमने देखा कि नेट फोर्स कितनी, नेट फोर्स जब आई गई तो सवाल आ गया कि कितनी। तो फिर वो नेट फोर्स का सवाल जब आया तो वो फिर आया कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितना प्रेजेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वो हमने निकाल लिया कि इतनी नेट फोर्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो वो फिर मास इंटू वेलोसिटी कंसेप्ट लगा करके ये मास इंटू एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के कंसेप्ट तक हम पहुँचे। अब हम तीसरे कंसेप्ट में फोर्स में आ रहे हैं। तो पहला भी कंसेप्ट रिलेटेड टू द फोर्स, दूसरा भी कंसेप्ट रिलेटेड टू द फोर्स। ये नेट फोर्स से रिलेटेड फर्स्ट लॉ, ये अनबैलेंस्ड फोर्स, ये बैलेंस्ड फोर्स से रिलेटेड है फर्स्ट लॉ, ये अनबैलेंस्ड फोर्स से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स जब ज़ीरो है, सेकेंड लॉ में नेट फोर्स कुछ है। तो हमने अब तीसरे तक आना है। अब यहाँ पर भी फोर्स है,
फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। हम एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। एक्चुअली में एक्शन वर्ड यूज़ करने का मतलब वहाँ पर हम फोर्स ही लगा रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि फोर्स के क्या और बिहेवियर्स हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। चलिए उसके तहत हम तीसरा लॉ समझते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप चलते हैं, आप वॉक करते हैं, तो दिमाग में ये सवाल आता है कि मुझे इस दिशा की ओर चलना है, मुझे ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलना है। तो आप अपनी कुर्सी से उठे और ईस्ट डायरेक्शन की ओर आपने फोर्स लगानी शुरू कर दी और आपने ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलना शुरू कर दिया। जिस दिशा में जाना है उस दिशा की ओर बल लगाना शुरू कर दिया। असल में सिद्धांत ऐसा नहीं होता, जीवन ऐसे नहीं चलता, विज्ञान इससे अलग काम करता है। इसलिए थर्ड लॉ पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जिस दिशा में जाना था आप उस दिशा में ताकत नहीं लगा रहे। उसका कारण, आपकी गाड़ी को तो सीधे जाना है, आपकी गाड़ी को तो सीधे जाना है, बट आप पहिए तो फिर उल्टे घुमा रहे हो। सही बात है ना? आपकी गाड़ी को यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन आप अपने टायर को इस तरह से घुमा रहे हो, तो वही गाड़ी आगे जा पा रही ना? वो उल्टा है काम। वो कैसे? बल का सिद्धांत अलग है, आप जैसा सोचते हैं इससे। वो कैसे है? अब मुझे अगर इस डायरेक्शन की तरफ जाना है तो जाऊंगा तो अपने पैरों से ही। मैं चल करके जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, पैरों का संबंध यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मैं डेफिनेटली फोर्स लगाऊंगा, लेकिन मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फोर्स नहीं लगाऊंगा। मुझे फोर्स कहाँ लगानी है? मेरे पैरों से। तो मैं पैरों से ज़मीन की तरफ बल लगाऊंगा, मैं पैरों से ज़मीन की तरफ बल लगाऊंगा। तो ये है, ये मेरे पैर हैं, तो मुझे ये पैर उठ रहा है, मैं ज़मीन की तरफ बल लगा रहा हूँ। इस तरह से मैं ज़मीन की तरफ बल लगा रहा हूँ। आई बात समझ में? ज़मीन का शब्द यहाँ पर अर्थ समझ लें। तो मैं अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ना कि जिस डायरेक्शन में मुझे जाना था उस डायरेक्शन में। जैसे ही मेरे पैरों ने, मेरी बॉडी ने अर्थ की तरफ फोर्स लगाई, तो अर्थ ने भी मेरे पैरों पे फोर्स लगाई। अर्थ ने जो मेरे पैरों पे फोर्स लगाई, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। आई बात समझ में? तो पहले एक स्टेप से ऐसा मैंने किया, फिर दूसरे स्टेप से ऐसा मैंने किया, फिर हर स्टेप से मैं ऐसा करते जाऊंगा। अर्थ जो मुझ पर फोर्स लगा रही है, मैं उसकी वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। और अर्थ मुझ में वो फोर्स इसलिए लगा रही है क्योंकि मैं अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ अपने पैरों से। आई बात समझ में? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आप अपने पैरों से अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं और बदले में अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप अपने पैरों से अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ तो नहीं पीछे की ओर बढ़ रही, आप तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थ पीछे की ओर क्यों नहीं बढ़ रही? समझाएंगे ये सिद्धांत आपको। पहले आप इतना समझिए जो समझाया। अर्थ भी पीछे बढ़ती है, वो उदाहरण यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप यही प्रक्रिया अर्थ की बजाय अपने घर में या जिम में रखी ट्रेडमिल पे करिए। अब आप ट्रेडमिल पे सेम वॉक करिए और आप अपने फोर्स, आप अपने पैरों से उस ट्रेडमिल को अर्थ समझ लीजिए और अपने पैरों से उस पर बल लगाइए। तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर भी ट्रेडमिल के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है। तो आप यदि एक स्टेप आगे बढ़ गए तो ट्रेडमिल भी एक स्टेप पीछे चली गई। ट्रेडमिल का वो जो बेल्ट है वो भी पीछे चला गया। तो अब इस परिस्थिति में, जैसे उस परिस्थिति में अर्थ पीछे नहीं जा रही थी, आप आगे बढ़ रहे थे, इस परिस्थिति में आप भी कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, ट्रेडमिल की फॉर्म में अर्थ घूम रही है।
आप उसे घुमा दे रहे हो, सही है, लेकिन किलोमीटर्स तो डिस्टेंस तो पूरा करते जा रहे हो ना आप उस मशीन पे। तो डिपेंड करता है कि किसी बॉडी का मास कितना है, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन होती है। और हमने कल आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन का इन्वर्सल प्रोपोर्शनल रिलेशन विद द मास। तो अर्थ का मास बहुत है आपके मुकाबले, तो आप तो मूव होते हैं, अर्थ आपके द्वारा लगाई फोर्स से मूव नहीं हुई उस मैनर में, लेकिन हाँ कुछ कण कुछ ना कुछ तो मूव होता है, वो होता रहता है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि फोर्सेस के बीच में कपलिंग होती है, फोर्सेस में कपलिंग होती है। तो फोर्स ऑलवेज इस प्लेनेट में ऑलवेज पेयरिंग में एग्जिस्ट करती हैं। फोर्सेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं? पेयरिंग में। आई बात समझ में? हाँ, अमाउंट घट बढ़ सकता है तो फिर नेट फोर्स का कोई अमाउंट आ जाता है, लेकिन नेट फोर्स वर्ड एग्जिस्टेंस में ही इसलिए आता है ना कि फोर्सेस पेयर में होती हैं, तभी तो फिर कोई नेट फोर्स होगी ना, है कि नहीं? लेकिन ये सिद्धांत पक्का है कि फोर्स पेयर में होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? अमूमन हम ये शब्द गलत भी कर देते हैं, हमसे ये गलती भी हो जाती है, एक वर्ड हमसे यूज़ गलत हो जाता है कि हमने अपने पैरों पे एक फोर्स लगाई, हमने चलने के लिए अपने पैरों पे एक फोर्स लगाई और हमें धकेलने के लिए अर्थ ने हमारे पैरों पे फोर्स लगाई। हमेशा ज़िंदगी में ये बात का ख्याल रखना है कि जैसे फोर्स पेयर में होती है वैसे फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगी। इस सिद्धांत में, न्यूटन के थर्ड लॉ में, आपने अपने पैरों पे फोर्स नहीं लगाई, आपने अपने पैरों से अर्थ पे फोर्स लगाई, तो एक फोर्स अर्थ पे लगी है और आपको आपके पैरों पे फोर्स अर्थ ने बदले में लगाई है, तो एक फोर्स आपके पैरों पे लगी है, दोनों फोर्सेस पैरों पे नहीं लगी। तो आप ये सिद्धांत गलत ना यूज़ करें कि मैंने पैरों पे फोर्स लगाई तो पैरों पे फिर अर्थ ने फोर्स लगाई, पैरों से आपने अर्थ पे फोर्स लगाई और अर्थ ने आपके पैरों पे फोर्स लगाई, तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, वन इज़ योर बॉडी, अनदर इज़ द अर्थ। तो फोर्स पेयरिंग में होती है और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। आई बात समझ में? सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती। तो हम अमूमन इस सिद्धांत को गलत समझ लिया जाता है कि एक भाषा हम ये कह देते हैं कि हर एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसा सपोज़ कीजिए कि आपने किसी को पंच मारा और उसने भी आपको पंच मारा, इट इज़ नॉट लाइक दिस। आई बात समझ में? आप किसी को पंच मारेंगे और वो भी फिर आपको पंच मारेगा, ये कम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है? आपने जब किसी को पंच मारा तो आपका हाथ वहीं पे हर्ट हुआ ना, जब आपने उसके दांतों पे पंच मारा मुंह पे तो आपका हाथ भी छिल गया ना, और अब उसने आपके मुंह पर मारा है तो आपका मुंह भी हर्ट हुआ। तो फिर ये तो दो गलत सिद्धांत हो गए, ये तो सिद्धांत गलत हो गया, हाथ भी इंजर हुआ मुंह भी इंजर हुआ, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला सिद्धांत तो यहाँ गलत हो गया, फिर ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिद्धांत ये है कि फोर्स यानी कि एक्शन किसने किया था? आपके इस हाथ ने। तो इस हाथ ने एक्शन किया, इस हाथ ने फोर्स लगाई उस पर्सन के फेस पे, समझ आई? या यहाँ पर हम किसी पर्सन को हटाएं, ये वायलेंट लगता है सुनने में, हम वॉल को ले लेते हैं या फिर वो बॉक्सिंग बैग को ले लेते हैं। तो आपने इस हाथ से उस बॉक्सिंग बैग को हिट किया ना, या उस पर्सन को हिट किया, तो बॉक्सिंग बैग से और उस पर्सन के फेस से ही
ऑपोजिट फोर्स आपके हाथ को लग गई है। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो जो अब आगे से हाथ चलाएगा, उसके द्वारा जो उसके हाथ से फोर्स आपके गाल पे लगाई गई है, उसको जवाब आपकी गाल के द्वारा लगी ऑपोजिट फोर्स ने दे दिया। आई बात समझ में? आपने जो मुक्का चलाया वो नहीं। तो इस तरह से ये सिद्धांत काम करता है। तो जैसे कर भला तो हो भला, अमूमन इसे भी हम कह देते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन ये भी गलत अप्रोच है। कर भला तो हो भला किस सेंस में न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है और किस सेंस में है? कर भला तो हो भला मतलब आपने भला कर दिया है, अब या तो सामने वाला भी आपका ऑपोजिट में भला करे इक्वल अमाउंट में, या फिर आपका कभी भला होगा इक्वल अमाउंट में, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच। आपने भला कर दिया है ना, आपने एक फोर्स लगा दी ना, तो अब ये करेक्ट एस्पेक्ट ये है कि इसके ऑपोजिट इक्वल अमाउंट में फोर्स एग्जिस्ट करती ही होगी, क्योंकि फोर्सेस ऑलवेज पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगी। तो जब आपने भला कर दिया तो मान लीजिए कि भला हो गया। ये लाइन ऐसे है, कर भला हो भला, भला कर दिया हो गया। अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका भला कहीं से आएगा या भविष्य में कभी होगा। आप इधर से जस्ट इनिशिएट करिए भला, तो पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करती है। उधर से समझो भला हो गया, जितने अमाउंट में आपने भला किया उतने अमाउंट में भला हो गया। तो कर भला हो भला, ये यहाँ से कंसेप्ट है। इतनी कंसेप्ट समझ में आया? तो पेयर में एग्जिस्ट हुई है और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं, ये सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही है। इतनी बात समझ में आई? जैसे उदाहरण के तौर पर और भी सब यहाँ पर कंसेप्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत आंधियाँ हैं बाहर, जैसे मान लीजिए कि आप इस चेयर पे बैठे हैं। अब चेयर पे बैठने की वजह से हो ये रहा है कि आपने एक फोर्स चेयर पे लगाई है, तो आपकी बॉडी में एक मास है, आपने चेयर के ऊपर एक फोर्स लगाई है, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ आई बात? अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि ये चेयर है और आप सपोज़ कीजिए बैठे हैं इसके ऊपर। अब आपका जो फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, आपका फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उस कुर्सी के ऊपर। वो नीचे की ओर इसलिए लग रहा है कि एक तो आपका मास है और नीचे की ओर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल कर रही है। तो इट इज़ द पुलिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ always continuous, always permanent. So that is why you are having some kind of acceleration, and that acceleration is due to the gravity. So there will be the value of the force of gravity. आई बात समझ में? तो आप वहाँ पर वो 9.8 की फिगर भर देंगे। अब अगर आपको यही थोड़ा मैं और ऊंचाई पे ले जाता, ऊंचाई से छोड़ता, तो इसके एक्सेलरेशन की बजाय अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो mg है ना, और ये अब एक्चुअली में ये फोर्स एक्चुअली में आपका वेट ही है ना, आपका जो वेट है वही आपकी फोर्स हो गई ना। तो एक्चुअली में अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ अब, तो इसने अब एक हाइट अचीव कर ली, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अब फिर वैसी ही होगी ना। तो इसके साथ मैं h जोड़ दूँगा, तो ये फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है mgh। बस कहानी वही है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि सपोज़ कीजिए कि आप एक तरह से कुर्सी पे बैठे हैं और नीचे की ओर आप एक वेट यानी कि एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये किसके ऊपर कर रहे हैं? आप चेयर के ऊपर कर रहे हैं। चेयर अर्थ के साथ अटैच्ड है। चेयर की तरफ से भी आपको एक सेम अमाउंट में ऑपोजिट फोर्स लग रही है, इसीलिए ही आप चेयर पे बैठ पाए हैं, इसीलिए ही चेयर कोलैप्स नहीं हुई है, इसलिए ही डिफरेंट मटेरियल्स चुने जाते हैं इस जीवन में,
लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, रबर, उन्हें चुनने का यही कारण है कि वो मटेरियल कितनी फोर्स ऑफर करता है, क्योंकि मटेरियल के मुताबिक उसका मास हो जाएगा और मास के मुताबिक फिर बदले में मास के साथ उसका जन्म फोर्स का हो जाएगा, और फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम डिफरेंट मटेरियल चुनते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग होती है। आई बात समझ में? और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी किसे कहते हैं हम? डेंसिटी का फॉर्मूला बताएं। मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के मामले में मास मैटर करता है, वॉल्यूम मैटर करता है, तो टाइप ऑफ मटेरियल भी इसलिए मैटर करता है। तो हमने वो जो कुर्सी है हमारी, वो भी हमें वही फोर्स दे रही है, तो उसे हम नॉर्मल फोर्स कह देते हैं। कई इसका एक वर्ड रखा गया है, इट इज़ द एन, नॉर्मल फोर्स। तो जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं चेयर पे, एक ऑब्जेक्ट इंड्यूस हुआ चेयर, उतनी ही फोर्स चेयर आप पर लगा रही है, तो एक ऑब्जेक्ट इंड्यूस हुआ है आप, तो 2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 2 ऑब्जेक्ट्स पर लग रही है फोर्स। आई बात समझ में? और फोर्सेस पेयर में हैं। एक तरफ है नीचे की ओर लगने वाली mg यानी कि ma इस कॉन्टेक्स्ट में mg है, और एक है ऊपर की ओर लगने वाली n, ऊपर की ओर लगने वाली n। ऊपर की ओर मतलब कि आपके ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लग रही है, और जितने अमाउंट में आपकी लग रही है उसके ऑपोजिट अमाउंट में ये लग रही है। क्लियर हुई कहानी? और आप उस चेयर पर अब बैठने योग्य हैं, आप बैठे हुए हैं। क्लियर कहानी? इस तरह से ही बैठना संभव हो पाता है। इसी तरह से आप बुक्स रखते हैं टेबल पे, इसी तरह से कोई भी मटेरियल आप रखते हैं, तो ये मैटर करता है कि कितने वज़न की चीज़ आप उस टेबल पे रख रहे हैं। क्या वो टेबल उतने वज़न की चीज़ संभाल पाएगा? यानी कि आप उस वज़न से ये कहना चाहते हैं कि इस टेबल पर आप कितना डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करने जा रहे हैं, तो वो क्या टेबल में उतना मास यानी कि उतनी डेंसिटी है कि वो उतने अमाउंट में रिटर्न फोर्स आपको ऑपोजिट फोर्स ऑफ़र करे, सो दैट वो आर्टिकल टेबल पे बना रहे। अगर वो टेबल में वो कैपेसिटी नहीं है, टेबल कोलैप्स हो जाएगा और आप उस प्रोडक्ट के, उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आ जाओगे जिसमें वो कैपेसिटी है कि वो आपको रिएक्शन में उतनी फोर्स ऑफ़र करे, और वो अर्थ है। तो आप ऑलवेज़ अचीव करेंगे अर्थ के संपर्क में आना। चाहे किसी टेंट पे गिर जाइए ऊपर से, चाहे किसी पेड़ पे गिर जाइए, उसकी टहनी टूट जाएगी। चाहे किसी टेबल पे गिर जाइए, चाहे किसी छप्पड़ पे गिरे, छत पे गिरें, आप हमेशा तभी बैलेंस, तभी टिक पाएंगे जब आपकी तरफ से जो फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट में भी वो फोर्स आकर के लगेगी। तो मैटर करता है कि जिस भी चीज़ के संपर्क में हैं उसका मास कैसा है, उससे डिपेंड कर जाएगा कि वो फोर्स कैसी ऑफर कर रहा है। ओके, दैट इज़ ऑल। छोटा बच्चा उसी टेबल पे, उसी चेयर पे बैठा, कुछ नहीं हुआ। बड़ा इंसान बैठा तो टूट गई, लेकिन वही बड़ा इंसान अब धरती पे बैठा है, धरती को कोई समस्या नहीं। छोटा भी बैठे, बड़ा भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं, धरती गिरेगी नहीं। आई बात समझ में? तो इक्वल अमाउंट में फोर्स ऑफर होती है जब आप एक एक्शन करते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स लगती है। तो इसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं क्या? तो ये जो हमने कहा, ये जो आपने अपने पैरों से अर्थ को लगाई, क्या ये एक्शन फोर्स हो सकती है? और जो अर्थ की तरफ से आपको मिली फोर्स, क्या वो रिएक्शन फोर्स हो सकती है? क्या इन दोनों का अमाउंट इक्वल था ना? और क्या ये सेम डायरेक्शन में है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन है ना, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो ये डायरेक्शन इसलिए माइनस से डिनोट की जाती है। सपोज़ कीजिए कि आपने फोर्स 1 लगाई और आपके ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स 2 लगी, बट वो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स 1 लगाई उसके एंटी